हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, समझ के सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका वर्क एनर्जी पावर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा नीट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस सेशन को ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करिएगा मेरे साथ। मुझे उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर वर्क एनर्जी पावर का, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस किए हैं, वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जरूर जाके देखें। और जिन्होंने देखा है, मुझे उम्मीद है वो एक एक कंसेप्ट समझ गए होंगे, उन्होंने नोट कर लिया होगा और ध्यान से अपने माइंड में डाल दिया होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं इस लेक्चर में। और प्लीज प्लीज जरूर जरूर मैं आपसे कह रहा हूं, क्वेश्चन को समझ के करिएगा, समझते हुए चलिएगा। और जिन्होंने जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चलिए आते हैं लेक्चर पे। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन विथ काइनेटिक एनर्जी 10 जूल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एक्स इज इक्वल टू 3 i कैप बाय द फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू -2 i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज। तो यहां पे आपके क्वेश्चन में पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, दैट इज 10 जूल। कितनी दे रखी है? 10 जूल। तो मैं यहां पे लिखूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, दैट इज 10 जूल। अब उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया है कितना? x इज इक्वल टू 3i कैप से डिस्प्लेस किया जा रहा है। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है हमारे पास, दैट इज -2i कैप प्लस 3j कैप। अब आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट के लास्ट तक उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, आपसे पूछी जा रही फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी इस पैटर्न क्वेश्चन आएंगे तो आप लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है हमारी? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर नेट वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर नेट वर्क डन। तो यहां पे हमारे पास फोर्स दे रखा है, एक्स द डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो क्यों ना हम वर्क डन निकाल लें। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें 10 जूल दे रखी है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट वेक्टर कर लीजिए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे? डॉट वेक्टर ले लेंगे। तो यहां पे कितना आएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में -2i कैप एंड 3i कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -6। क्लियर? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी, दैट विल बी -10 को इस तरफ ले जाओ, -6, इट विल बी 4 जूल। तो आपसे यही पूछा गया है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी 4 जूल। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये समझ लो इस चैप्टर की जान है वे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को फॉल किया गया है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लूजेस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब वो ग्राउंड पे गिरता है ऑब्जेक्ट, तो उसकी एनर्जी 50% लॉस हो जाती है। कितनी? 50%। द हाइट अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड। अब कितनी हाइट तक वो वापस से रिबाउंड कर पाएगा? 50% एनर्जी तो चली गई, तो कितनी हाइट से गिर रहा है? 10 मीटर की हाइट से गिर रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
तो 50% चली गई तो बची उसकी 50%। तो 50% में कितनी हाइट कवर कर पाएगा? 10 का हाफ, 5 मीटर, है ना ओरल क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉप किया गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी। जब वो ग्राउंड पे आएगा तो उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो इस समय जब ये टकराने वाला होगा ग्राउंड से तो उसके पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी होगी? mgh के बराबर। इज इट क्लियर? mgh के बराबर। अब जब ये रिबाउंड करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी बचेगी हाफ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 50% उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। कितनी? 50%। तो अब इसके बाद जब रिबाउंड होगा, जब वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उस समय उसके पास काइनेटिक एनर्जी बचेगी mgh की हाफ। तो मास तो चेंज होगा नहीं, जी चेंज होगा नहीं, तो क्या चेंज होगा? हाइट चेंज होगी इसकी। तो वही पूछा गया है कि कितनी हाइट तक जाके वो पहुंचेगा टकराने के बाद। तो ये आप मान लेते हैं h डैश। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का हाफ बराबर mgh डैश। तो काइनेटिक एनर्जी थी कितनी हमारी? mgh के बराबर थी। तो आप यहां से m कैंसिल, g कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि हमारा h डैश जो है दैट इज इक्वल टू h/2। 10 का हाफ मीन्स 5 मीटर। क्लियर? समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। मीन्स यहां पे हमें एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, किसी टाइम t पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1 in SI unit under the influence of force of 5 Newton, the value of instantaneous power। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस पावर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप समझ लीजिए अभी हम करेंगे ना इन क्वेश्चनों को, उसमें देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला लगाना होता है इंस्टेंटेनियस पावर का। क्या होता है फॉर्मूला? एक एवरेज पावर होता है और एक इंस्टेंटेनियस पावर होता है। यहां पे हमें पूछा गया इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। याद रखना F वेक्टर डॉट V वेक्टर, ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पे फोर्स कितना दे रखा है? 5 न्यूटन, और आपको वेलोसिटी निकालनी है, जबकि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें, और कितना दे रखा है? 2t-1। मींस डिस्प्लेसमेंट हमारा टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो अब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जस्ट डिफरेंशिएट इट। डिफरेंशिएट करेंगे आप तो क्या आएगा भाई बताओ? डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा? यस, इट विल बी 2। कितना आएगा? 2। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा दैट इज F डॉट V। तो फोर्स हमारा आ गया, दे रखा है क्वेश्चन में 5, और वेलोसिटी आ गई हमारे पास 2। सो आंसर विल बी 10 वॉट। 10 वॉट इन SI यूनिट बोला है, तो 10 वॉट पावर की यूनिट SI क्या होती है? वॉट। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 10 वॉट। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से प्लीज समझते हुए चलिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब PYQ लगाने बैठोगे तो आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि ये हमने इनको चुन चुन के किसी न किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उनको लेके आया हूं, और ये सारे क्वेश्चन हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझते हुए चलिएगा। A particle moves with a velocity 5i cap minus 3j cap plus 6k cap meter per second horizontally under the action of constant force। हमारे पास फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, अगेन द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई टू द पार्टिकल। फिर से क्वेश्चन पूछा गया इंस्टेंटेनियस पावर का, तो आप इसको फिर से इजिली ओरली सॉल्व कर पाएंगे।
क्या फॉर्मूला होता है भाई इंस्टेंटेनियस पावर का? सब लोग बताएंगे, दैट इज एफ वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। एफ वेक्टर हमें दे रखा है, कितना है एफ वेक्टर? एफ वेक्टर हमें दे रखा है दैट इज 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20 के कैप, और वेलोसिटी वेक्टर कितना दे रखा है? 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट आप कर लो, आप बचपन से करते आ रहे हैं भाई डॉट प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में वेक्टर में हमने समझा दिया था, आई आई के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 10 इंटू 5 50, जे जे के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा -30, 10 इंटू -3 -30, के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 20 इंटू 6, इट विल बी 120। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 140 वॉट। 140 वॉट कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। अब आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप जब लगाएंगे ना पीवाईक्यू तो आपको ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर? तो इसलिए मैं कहता हूं कि चैप्टर अगर आपने कंसेप्ट आपने इजीली एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझ रखा है तो कोई भी क्वेश्चन आपका हो, किसी भी चैप्टर का हो, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। भरोसा रखिए, समझ के करेंगे तो कह रहा हूं गारंटी आपके नीट एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा वर्क एनर्जी पावर का। ठीक है? देखो नेक्स्ट, समझ के समझना है, रटना नहीं है, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर। हमारे पास स्प्रिंग है, अगर मैं इसको खींचूंगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। उस स्प्रिंग के अंदर हमारे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो वो हमें दे रखा है दैट इज यू। अगर मैं 2 सेंटीमीटर खींचता हूं उस स्प्रिंग को तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है? यू स्टोर होती है। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, अगर मैं उसी स्प्रिंग को और नहीं मतलब अगर मैं उस स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर तक खींचता हूं तो कितनी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी? देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना ध्यान से। इसमें ये नहीं बोला गया है कि पहले 2 सेंटीमीटर खींची गई है और उसके बाद फर्दर 8 सेंटीमीटर खींची गई है। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या बोला गया, अगर मैं 2 सेंटीमीटर उस स्प्रिंग को खींचता हूं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? यू। अगर मैं उसी स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर खींचता हूं, लिखा ना, इफ द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, अगर उसी स्प्रिंग को अगर मैं 8 सेंटीमीटर खींचता हूं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उस स्प्रिंग के अंदर? तो क्या रिलेशन होता है भाई स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग में? दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है? के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग दोनों सेम है तो के तो फिक्स है। जब हम x मीन्स 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करते हैं तो u हमारे पास एनर्जी आती है पोटेंशियल, तो हम लिखेंगे हाफ के 2 का स्क्वायर। ठीक है? फिर बोलता है अगर 8 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करें तो मान लेते हैं हम u डैश पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है तो हाफ के 8 का स्क्वायर। अब आप इनको करो, डिवाइड कर लो रेशियो निकाल के फॉर्म में, तो हाफ के 8 का स्क्वायर बाई हाफ के 2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। सो वी से हम कह सकते हैं यहां पे कि u डैश इज 16 टाइम्स u। इज इट क्लियर? कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन है ना, इजी। तो u डैश कितना हो गया? 60 टाइम्स ऑफ u। अगर वो बोलता 2 सेंटीमीटर हमने खींची है और फर्दर खींच रहे हैं, तो जब आप फर्दर खींचोगे तो जो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी फर्दर, उसमें से इनिशियल वाली माइनस करोगे तो वो हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस पैटर्न का भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा जाता है। मींस फिर से मैं बता रहा हूं, क्या कह रहा हूं, 2 सेंटीमीटर आपने खींचा, अब उसको फर्दर आप सपोज करो 8 सेंटीमीटर लेके आए, तो जब फर्दर आपने खींचा तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर हो गई यू डैश। ठीक है? फाइनल। और इनिशियली आपकी कितनी थी? मान लेते हैं यू इनिशियल, पहले हमारी फाइनल मतलब यू फाइनल हो गई, इनिशियल यू आई है, तो आपको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना पड़ेगा, तब जाके जो उसमें बोलेगा फर्दर डिस्प्लेस
वो वाली पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, तो उसको इस पैटर्न से करेंगे जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेस अ हाइट इक्वल टू द अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। मतलब एक हमने बॉडी को उठाया और उसको प्रोजेक्ट किया, ऊपर फेंका, तो वर्टिकली फेंका, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका। मींस अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो अर्थ सरफेस से हमने एक बॉडी को ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंका, और वो एक सर्टेन हाइट तक गई, और उसकी हाइट दे रखी है हमें इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। इतनी ऊपर चली गई, हाइट इक्वल टू द अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। उसके बाद मैक्सिमम हाइट हमारी h इक्वल टू आर तक गई, फिर वापस रिटर्न करेगी क्योंकि ग्रेविटेशन उसको वापस खींच रहा है, कह रहा है आ जाओ मेरे पास वापस। सो द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। कितना हमारा, किस केस में, किस मतलब ऊपर से नीचे तक किस केस में हमारा पावर मैक्सिमम लगेगा। तो देखो मैंने पावर का आपको फॉर्मूला बता रखा है। तो पावर बराबर एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करूं तो एफ वी कॉस थीटा। मींस फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल अगर हमारा जीरो हो जाए तब मैक्सिमम पावर आएगा। तो ये कब हो पाएगा? अब आप देखें कब हो पाएगा। देखो जब हमारे पास फोर्स कहां, mg हमेशा नीचे लगेगा, जो उसको फोर्स जो अर्थ खींचेगा उसको हमेशा नीचे लगेगा, mg अट्रैक्ट करेगा। और वेलोसिटी इनिशियली क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी वेक्टर और mg वेक्टर के बीच का एंगल स्टार्टिंग में तो 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री। और जब वो रिटर्न होके वापस टकराने लगेगा उस समय वेलोसिटी वेक्टर नीचे है और mg वेक्टर भी नीचे है। जब मींस वापस आएगा, जब वो वापस टकराएगा उस समय उसकी वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ और mg भी नीचे की तरफ। तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया? मींस फोर्स भी नीचे लग रहा है और वेलोसिटी वेक्टर भी नीचे है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। और पावर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर हमें निकालना है, ग्रेटेस्ट। तो देखो ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, क्या एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी। हाईएस्ट पोजीशन पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो उस समय तो पावर 0 आएगा। फिर क्या बोला? एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। अर्थ को जब हिट करेगी तब, यस बिल्कुल सही, जब वो हिट करने वाली होगी, जब वो अर्थ को हिट करने वाली होगी तब उसकी वेलोसिटी वेक्टर और mg वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। मींस उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं वहां पे हमारा जो पावर होगा मैक्सिमम आएगा। मींस सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या करें? इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल थ्रू। नो, इट एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। नहीं, तब हमारा 180 डिग्री होगा। मींस माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस पावर तो होता नहीं है। मींस हम कह सकते हैं कि फोर्स वेक्टर ऊपर, फोर्स वेक्टर नीचे, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर है, तो हमारा ये मैक्सिमम ने मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारा तब होगा जब दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, मोस्ट एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट की बात आ गई। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg। मींस उसके अंदर पैसेंजर और लिफ्ट खुद का वेट कितना है? 2000 किलो उसका वेट है। इज मूविंग अप, वो ऊपर जा रही है। कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 300 न्यूटन। अब वो ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स मींस सराउंडिंग एयर जो होगी वो उसको अपोज कर रही है, ऊपर जाने नहीं दे रही है। तो उसका एयर रेजिस्टेंस कितना लग रहा है? 3000 न्यूटन। तो पूछा गया है द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट। तो जो उसमें मोटर लगा होगा लिफ्ट में, जो उसको ऊपर ले जाने में हेल्प कर रहा है, तो उसका मिनिमम पावर कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास ये लिफ्ट है, ठीक है। इस लिफ्ट का जो वेट है वो नीचे लग रहा है, दैट इज mg। लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस जो सराउंडिंग में है उसका भी फोर्स नीचे लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स कह सकते हो।
तो F और mg दोनों नीचे लग रहे हैं और उसकी वेलोसिटी जो है वो ऊपर जा रही है। तो पावर का फॉर्मूला देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका पावर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पावर बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, mg प्लस एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस है उसका फोर्स ऐड हो जाएगा, और वेलोसिटी से आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखो पहले mg कितना लग रहा है, 2000 kg इंटू 10 करोगे तो आपका आ जाएगा 20,000, और 3000 उसमें ऐड कर देना तो 23,000 आपका आ जाएगा क्या, 23,000 आपका आ जाएगा टोटल वेट। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी हमें दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 23,000 इंटू 1.5 कितना आएगा, सिंप्लीफाई करके देख लें भाई, कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन आप वहां पे बहुत ध्यान से करिएगा बेटा, क्योंकि देखो इजी क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन वो ज्यादा करवाता नहीं है, पर लेकिन फिर भी ऐसे इजी क्वेश्चन में अगर थोड़ी बहुत भी आपने गलती कर दी कैलकुलेशन में तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34,500, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो दिस विल बी थर्ड ऑप्शन, 34,500 करके देखिएगा, प्लीज करिएगा इसको। तो इसका 34,500 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, बहुत इजी ओरल क्वेश्चन है। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में 100 किलोवाट वाला ट्रांसमीटर है वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो देखो मैंने बता रखा है वर्क एनर्जी पावर के जो कंसेप्ट हैं उसमें मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। अगर आपने प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, प्लीज देखिएगा, जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आप पढ़ के देखना, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जरूर लगाना, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो एनर्जी है किलोवाट और आवर में दे रखी है। देखो 1 किलोवाट आवर जो होता है ना, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो हमारा होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये याद रखो, इसको 1 यूनिट कहते हैं, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो यहाँ पे 100 किलोवाट और 1 आवर से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी हमारी जो हो जाएगी दैट विल बी 100 किलोवाट आवर। तो 100 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, दैट विल बी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 की जगह हो जाएगा 10 की पावर 8 जूल। तो देखो भाई कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, 3.6 इंटू 10 की पावर 8, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, 3.6 टू 10 की पावर 7 आ जाएगा। तो 3.36 इंटू 10 की पावर 7 फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है हमारे पास, 36 इंटू 10 की पावर 7 है ना, इजी। तो अगर आपको ये चीज याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s। ठीक है, एक पार्टिकल को हम सर्टेन हाइट s से छोड़ देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 और हाइट कितनी थे s हाइट से। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। किसी सर्टेन हाइट पे, हमें नहीं पता वो हाइट क्या है, लेट दिस हाइट इज s डैश, मान लो s डैश पे, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उस पे, उस पॉइंट पे, वो हमारी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी की होगी। उस इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके 3 टाइम्स होगी काइनेटिक एनर्जी। ये बोला गया काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर। तो मतलब पूछा गया वो हाइट हमारी क्या होगी, मतलब एस डैश की वैल्यू क्या होगी जब हमारी काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये जब इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर भी करवाया था, इस पैटर्न के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यू हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो कैसे करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है ये। ठीक, तो इनिशियल हमारे पास जो एनर्जी थी वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी नहीं। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है
मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारी कांस्टेंट रहेगी। क्या होगी? कांस्टेंट। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हमने u इक्वल 0 किया है, उस समय हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी है? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी है? mgs। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी है mgs, काइनेटिक एनर्जी है नहीं क्योंकि ड्रॉप किया गया है। अब इसके बराबर ही हमारी किसी भी इंस्टेंट पे जाओगे, हमेशा mgs के बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए। तो यहां पे हमारे पास जब सर्टेन हाइट जब एस डैश पहुंच जाता है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mg एस डैश। कितनी हो जाती है? mg एस डैश। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो हमारी टोटल हमारी होगी mg s के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स, और ये ऐड करोगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी, टोटल कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, और वो है mg s के बराबर हो। तो पोटेंशियल एनर्जी उस इंस्टेंट में है कितनी? mg s डैश। इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg s डैश। तो आप लिखेंगे mg s डैश बराबर mg s। mm कैंसिल, gg कैंसिल, तो यहां से s डैश आ जाएगा, दैट विल बी s/4। तो इतनी तो हमारी हाइट होनी चाहिए उस इंस्टेंट पे जब हमारी काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो s/4 हमारे देखो 3 ऑप्शन दे रखे, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। अब क्या पूछा गया इसके बाद? स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मतलब उस इंस्टेंट में स्पीड कितनी होगी पार्टिकल की। तो कैसे करेंगे भाई? स्पीड सिंपल, जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 गुना पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv² बराबर 3 टाइम्स mg, इन प्लेस ऑफ s डैश विल राइट s/4। क्या लिखेंगे? s/4। mm गेट कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो v² बराबर आ जाएगा v² हो जाएगा 3m कैंसिल हो गया, सॉरी m नहीं, तो v² हमारा हो जाएगा 3gs/2। अब इसका अंडर रूट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो 3gs/2, 3gs/2 पहला ऑप्शन ही मिल गया, क्योंकि s डैश की वैल्यू आई थी s/4, और यहां पे वेलोसिटी हमारी आ गई उस इंस्टेंट पे जब हमारी s डैश s/4 के बराबर हो जाता है। s डैश जब s/4 के बराबर हो जाता है, उस समय वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 3gs/2, और यही पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का जो हमें अच्छा लगा क्वेश्चन वो यही लगा, और सब तो इजी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस। इसकी मैंने थ्योरी, बहुत स्पेशल थ्योरी उसमें दे रखी है। ठीक है, ये ओरली क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसको ध्यान से, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप ओरली इस क्वेश्चन को टिक लगा के चले आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को आपको इंक्रीज करना है तो वर्क इज डन। वर्क कैसा होना चाहिए? देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपॉन द सिस्टम बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, अगर इस पे सिस्टम उसके ऊपर काम किया जाए तो, ठीक है, सिस्टम के ऊपर काम किया जाए लेकिन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स कैसा होना चाहिए? नॉन कंजर्वेटिव। तो वर्क डन पोटेंशियल डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या है? बाय द सिस्टम अगेंस्ट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है और हम उसके अगेंस्ट सिस्टम की वजह से जो हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मास m है, ये अर्थ पे रखा गया, आप इसको उठा के ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो यहां पे फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटी mg नीचे लग रहा होगा, और आप इसके mg वेट के अगेंस्ट ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। तो mg वेट, mg जो फोर्स है वो कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, मींस आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ऑफ कोर्स जैसे से आप ऊपर जाते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती है।
तो हमारा सीधा सीधा ये ऑप्शन हो गया बाय द सिस्टम। सिस्टम की वजह से हमने, मतलब सिस्टम मतलब हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे और तब आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। ये मैंने लिखवा रखा है, ध्यान से प्लीज प्लीज प्लीज, अगर नहीं देखा है जरूर जाके देखें, बार बार कह रहा हूं मैं इस पॉइंट को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स F is equal 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton, y in meter. Work done by this force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 1 meter. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन। तो देखो कैसे अटेम्प्ट करना है। हमें देखो फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है, कितना दे रखा है 20 प्लस 10y, और आपसे पूछा गया है इस फोर्स की वजह से हमने जो वर्क डन किया कहां से कहां तक, 0 y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1 मीटर तक, तो कितना कहेंगे। तो देखो वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dx या dy, जो भी आप लेना, यहाँ पे y वेरिएबल है तो dy करेंगे। तो फोर्स हमें दे रखा है दैट इज 20 प्लस 10y इंटू dy। अब क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन अब क्या करेगा, f यहाँ पर डी डब्ल्यू है, f डॉट डी वाई, कहां से लेकर y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1 तक। तो फोर्स हमें दे रखा है 20 प्लस 10y इंटू डी वाई। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा 20y प्लस 10y स्क्वायर बाई 2। अब आप लिमिट रख लें 0 से 1, तो कितना आएगा 20 प्लस ये 2 से 10 कैंसिल, ये 5, तो 20 प्लस 5 25 आपका आंसर आ जाएगा। 25 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, 25 जूल विल बी द आंसर इसका आ जाएगा। देखो जब भी इस पैटर्न क्वेश्चन आए जिसमें फोर्स वेरिएबल हो, किसी न किसी एक्स या वाई पे वेरी कर रहा हो, तो याद रखना हमेशा इस पैटर्न से क्वेश्चन करना, इंटीग्रेट करना होता है। लिमिट आपको दे देंगे 0 से 1 या किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक। अभी इस पैटर्न क्वेश्चन एक और मैं करवाऊंगा, वेक्टर के फॉर्म में पूछते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। टू सिमिलर स्प्रिंग्स P एंड Q, हमारे पास दो कैटेगरी की स्प्रिंग्स हैं, सिमिलर है, एक का नाम P है एक का नाम Q है। हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट Kp एंड Kq सच दैट Kp इज ग्रेटर देन Kq, हमें दे रखा है Kp जो है वो Kq से ज्यादा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। दे आर स्ट्रेच फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया गया। पहले केस में मींस वी कैन से फर्स्ट केस में बोला गया है स्ट्रेच किया गया है दोनों को बराबर, मतलब एक्स पी के लिए स्ट्रेच, क्यू के लिए एक्स क्यू स्ट्रेच, दोनों के स्ट्रेच क्या है, बराबर है। देन बाय द सेम फोर्स, सेकेंड केस में क्या किया गया है, फोर्स सेम किया है, फोर्स P पे लगाया गया है और फोर्स Q पे लगाया गया है, सेम लगाया गया। तो पूछा गया तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग WP और WQ को रिलेट करो दोनों केस के लिए, केस A और केस B के लिए। तो देखो क्या है वर्क डन, मतलब आपको बताया रखा है मैंने, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। मतलब जो हम खींचेंगे तो उसके अंदर वर्क डन, हम वर्क डन करेंगे जब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो वो था हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले केस के लिए फॉर फर्स्ट केस अगर मैं देखूं WP लिखूं मैं हाफ KP एक्स पी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली फॉर WQ लिखूं तो हाफ KQ एक्स क्यू स्क्वायर। अब दोनों को कोरिलेट करूं, देखो पहले केस में क्या है, XP और XQ तो बराबर है, पर लेकिन KP जो है KQ से ज्यादा है, मींस हमारे पास XP स्क्वायर और XQ स्क्वायर तो बराबर है, ये बोल रखा है। अब KP ज्यादा है KQ से, तो ऑफ कोर्स WP शुड बी ग्रेटर देन WQ, क्योंकि देखो XP और XQ तो सेम है फर्स्ट केस के लिए। अब KP KQ से बड़ा दे रखा है क्वेश्चन में, तो ऑफ कोर्स WP WQ से ज्यादा होगा। क्लियर, तो ये हमारा पहला रिलेशन आया। तो देख लो पहला रिलेशन WP इज ग्रेटर देन WQ, देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, साफ साफ दिख रहा है, आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है। WP इज ग्रेटर देन WQ,
ठीक है। अब सेकंड केस में क्या बोला, फोर्स सेम लगाया गया है। तो फोर्स सेम लगाने का क्या मतलब होता है, अगर आप फोर्स सेम लगाते हो तो फोर्स सेम लगाने मतलब के पी एक्स पी बराबर के क्यू एक्स क्यू, क्यों फोर्स बराबर के एक्स होता है, फोर्स बराबर क्या होता है के एक्स। तो फोर्स के पी एक्स पी बराबर के क्यू एक्स क्यू दे रखा है। अब के पी तो ज्यादा है के क्यू से, के पी जो है के क्यू से ज्यादा है, तो यहां पे एक्स पी को कम होना पड़ेगा एक्स क्यू के। मीन्स सेकेंड केस में एक्स क्यू विल बी ग्रेटर देन एक्स पी, एक्स क्यू विल बी ग्रेटर देन एक्स पी। ठीक है, तो यहां से हमें साफ साफ दिख गया कि वर्क डन सेकेंड केस में क्यू का ज्यादा होगा पी से, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स अगर बड़ा हो जाए ना, के रिस्पेक्ट में बड़ा है तो स्क्वायर टाइम्स है, कितने टाइम्स है स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स क्यू विल बी ग्रेटर देन एक्स पी दे रखा है, तो डब्ल्यू क्यू विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू पी। वैसे तो आपके पहला ऑप्शन ओरली दिख गया, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू दिस। देखो मैंने आपसे अभी कहा था इस पैटर्न के क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में देखो पूछा गया है, एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया गया है, व्हेन अ फोर्स 4i कैप प्लस 3j कैप फोर्स हमने उस पर लगाया गया है। तो पूछा गया हाउ मच वर्क हैज टू बी डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स ने उस पर कितना काम किया होगा। तो सिंपल, हमेशा इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, वर्क डन की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल रिलेशन है, तो वो देखना है। तो फोर्स W बराबर F डॉट S, तो यहां पे हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मुझे फोर्स तो दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मुझे देखना है। दो पॉइंट्स हमारे पास, लेट वन पॉइंट इज A एंड अदर पॉइंट इज B। ए के आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, दैट इज -2 एंड -5, क्योंकि दे रखा है। देखो ए क्या दे रखा है, -2i कैप प्लस 5j कैप। तो i का मतलब x डायरेक्शन में, j का मतलब y डायरेक्शन में। तो -2 विल बी द x कोऑर्डिनेट एंड 5 विल बी द y कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब देखो b का क्या है, b का 4j कैप प्लस 3k कैप, मींस 4j का मतलब x 0 दे रखा है, y हमें 4 दे रखा है और z हमें 3 दे रखा है। क्लियर? तो इसमें पहले वाले a में जो कोऑर्डिनेट है, a में हमें z 0 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, s वेक्टर निकालना है। तो s वेक्टर को कैसे निकालते हैं याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं। इस पैटर्न के जब भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे लिखोगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो यहां से s वेक्टर आएगा। तो x2 क्या है हमारे पास 0, x1 क्या है -2, तो हम लिखेंगे यहां पे s वेक्टर विल बी 0 माइनस -2 i कैप। देखो -2 ऑलरेडी दे रखा है, मींस x1 इज ऑलरेडी -2, और माइनस और बीच में साइन भी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है 5, तो हम लिखेंगे 4 माइनस 5 j कैप। z कैसे लिखेंगे, z में आपको z2 दे रखा है 3, z1 दे रखा है 0, तो लिखेंगे 3 माइनस 0 k कैप। तो हमारा s वेक्टर आ गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप। ये आ गया s वेक्टर, सिंपल, ये s वेक्टर आ गया। फोर्स कितने दे रखा है हमारे पास, 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप। अब हम लिखेंगे फोर्स को, लिखेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप। इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। इसको डॉट प्रोडक्ट करें तो डॉट प्रोडक्ट के लिए i के साथ मल्टीप्लाई, j के साथ, k के साथ। तो ये i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 2 8, j के साथ तो 3 इंटू माइनस -3, k है ही नहीं, मतलब फोर्स के पास तो k है ही नहीं,
सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के दे रखा है, तो मतलब फोर्स का के वाला जो होगा वो जीरो है, जीरो के कैप। तो जीरो यहां पे अगर मैं कहूं तो फोर्स यहां पे अगर लिखूं तो प्लस जीरो के कैप है, तो जीरो के कैप मल्टीप्लाई विद 3 तो इट विल बी 0। तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, इट विल बी 5 जूल। समझ में आई बात, आई के साथ, जे के साथ, के के साथ। तो फोर्स जो दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप, के कैप दे ही नहीं रखा है तो आप उसमें जीरो के कैप लिख देना। तो जब जीरो के कैप लिखोगे तो वहां डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास प्लस 3 के कैप था, तो जीरो और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो के वाली डायरेक्शन में तो वर्क डन हो ही नहीं रहा है, तो वर्क डन कहां हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितना हो रहा है वो 8 जूल, और वाई डायरेक्शन में कितना हो रहा है -3 जूल, तो ओवरऑल 5 जूल वर्क डन हो गया। तो 5 जूल कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। इज इट क्लियर? तो जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे ध्यान से करना प्लीज, आई कैप, जे कैप, के कैप को ध्यान से रखते हुए इसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको बताया है। क्लियर? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, इट्स मिनिमम मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 0.75 एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली, इस मैक्सिमम स्पीड विल बी। अब देखो एक बात बताओ, झूले में झूला गया है, झुलाया जा रहा है बच्चे को, तो जब वो ग्राउंड से मिनिमम होगा तो उसकी हाइट कितनी है 0.75 मीटर, मैक्सिमम जब ऊपर तक जाएगा तो उसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर। झूले हो कि नहीं, ऐसे आपने झूला झूला होगा इस तरीके से, ये फिक्स है यहां से, ये झूला झूल रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसकी मिनिमम जो है हाइट वो हमें दे रखी है, तब राइट h1 उसको मिनिमम ले रहा हूं मैं 0.75 मीटर, और h2 विल बी द मैक्सिमम हाइट दैट इज 2 मीटर। तो मैक्सिमम स्पीड पूछा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे यहाँ पे, तो मिनिमम स्पीड तो हमारी 0 होगी और मैक्सिमम स्पीड हमसे पूछा गया है। तो मिनिमम स्पीड 0 कब होगी, जब आप मैक्सिमम हाइट पे जाओगे, तब आपकी मिनिमम स्पीड, मतलब उस समय रुक जाओगे ना, जब आप झूले झुलाते हो तो ऊपर तक जब जाते हो तो क्या होता है, रुक जाते हो, वापस नीचे आता है, ऐसे झूलता रहता है ऐसे ऐसे। तो जब मैक्सिमम हाइट पे आओगे उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो हम लिखेंगे mgh2 इज इक्वल टू mgh1 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आ जाएगा mgh2 माइनस h1। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², आपसे मैक्सिमम स्पीड पूछा गया ना, इज इक्वल टू mg डेल्टा h, mm गया तो हमारे पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू 2g डेल्टा h। तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2g डेल्टा h, और g हमारा 10 ले लो, और डेल्टा h कितना हो जाएगा, डेल्टा h 2 में से 0.75 घटा दो, तो 2 में से 0.7 घटाओगे तो आ जाएगा 1.25 का अंडर रूट। तो 1.25 इंटू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, 2.50 इंटू 10 करोगे तो 25, तो स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड इज द सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है ना, इजी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे अभी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, जब बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई थी, अब यहाँ झूले वाला है, यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई है, स्प्रिंग वाले 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। और अभी वर्क डन बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वाला पैटर्न कर लिया, एक इंटीग्रेशन से कर रहे थे क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए थे, और एक हमने डॉट प्रोडक्ट करके वेक्टर वाला किया था, अभी इससे ऊपर जो क्वेश्चन किया था ये वाला, ठीक है। और एक हमने इंस्टेंटेनियस पावर के 2-4 क्वेश्चन हमने अभी कर लिए। तो कुल मिला के 4 पैटर्न के क्वेश्चन दिख गए। अब देखो क्या होता है, इसी 4 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, फिर से यहां पे देखना क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर एक ड्रॉप वाटर की ड्रॉप है, उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। उसका मास दे रखा है, ड्रॉप का मास कितना दे रखा है 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हाइट से ऊपर से नीचे आ रही है। समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड से वो ग्राउंड पे जाके टकराती है।
जी कांस्टेंट रख लें विथ अ वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। तो देखो यहां पे स्टार्टिंग में जब हमने उसको क्या किया, ऊपर से ड्रॉप किया, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी। तो कौन सी एनर्जी थी? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी धीमे 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 कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। पर यहां पे वर्क डन हमारा एयर का जो सराउंडिंग का रेजिस्टेंस है वो भी कर रहा है, तो उसको अपोज कर रहा होगा। तो इसका मतलब यहां पे उसकी जो चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, वो किसी न किसी ने वर्क डन किया है यहां पे। तो यहां पे जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाली बात आए, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो हमेशा आप याद रखना इस पे हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर नेट वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन यहां पे दो कैटेगरी की वर्क डन हो रहा है, एक तो ग्रेविटेशन की वजह से और दूसरा एयर के रेजिस्टेंस की वजह से। तो ग्रेविटेशन की वजह से तो बिल्कुल इजी कर पाओगे, mgh लगाओगे। क्या लगाओगे? mgh। तो यहां पे लिख लो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mgh। वो कितना होगा? मास दे रखा है 1 ग्राम, तो हम लिखेंगे 10⁻³ g कांस्टेंट है, दैट विल बी 10 एंड h इज गिवन 1 किलोमीटर। इफ यू कन्वर्ट टू मीटर इट विल बी 10⁻³ तो यहां से कितना आ जाएगा? 10 जूल। 10 जूल इज द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी 10 जूल आ चुकी है, वर्क डन बाय एफ निकालना है। तो 10 जूल वाले हमारे पास देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो ये वाला दे रखा है और एक ये वाला दे रखा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो गए, बचा सी एंड डी। 10 जूल हमने ग्रेविटी की वजह से निकाल लिया है। अब वर्क डन बाय किसका निकालना है? रेजिस्टिव फोर्स की वजह से निकालना है, ठीक है। और हमसे क्या बोल रहा है कि जब वो ग्राउंड में टकराएगा तो उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ मास इज 1 ग्राम मीन्स वी कैन से 10⁻³ और वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, सो 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 10 जूल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखें क्या आ रहा है। तो यहां पे वैसे तो साफ साफ दिख गया आपको 10 जूल वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और वो ड्रॉप भी नीचे की तरफ आ रही है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव है। तो वैसे तो सी ऑप्शन आप टिक करके चले आओगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो 50 का स्क्वायर करो। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 होता है। 50 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी 2500। 2500 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई 2 करेंगे तो इट विल बी 1.25 जूल। कितना हो जाएगा? 1.25 जूल इज इक्वल टू 10 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो यहां से वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा 8.75 जूल। तो ये हमें दे रखा है थर्ड ऑप्शन, माइनस का आएगा, क्योंकि 10 को आप उस तरफ ले जाओगे तो माइनस का आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट। आगे भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था वर्क एनर्जी थ्योरम का। जब भी मैं बार बार कह रहा हूं आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का कुछ ऐसा बोले एग्जाम में, तो सिर्फ और सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के चले आना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ओरल क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरल। A particle with total energy E is moving in a potential energy region। हमारे पास एक रीजन है, पोटेंशियल एनर्जी का रीजन है, उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। सो द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन। इसी रीजन में मूव करना है उसको। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि टोटल एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी से कम होनी चाहिए, या बराबर होनी चाहिए, या ज्यादा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? तो देखो हमेशा याद रखना कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है E, मान के चल रहे हैं हम, वो सम ऑफ होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि मोशन कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, रुका नहीं है, मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा याद है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ज्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव होगी।
तो हम यहां पे लिख सकते हैं k को क्या लिख सकते हैं, e माइनस यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो वी कैन से e शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू u. e शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू u. तो हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन, है ना सिंपल. E बराबर क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से पॉजिटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी वैसे कभी नेगेटिव नहीं होती, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है. तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी मैंने लगाया हुआ है. तो इसका मतलब E माइनस यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहां से हमने निकाला E माइनस यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस E शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू U. ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, दैट इज थर्ड ऑप्शन. क्लियर है ना, बेसिक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट at a pressure of 150 mm of mercury. If the density of mercury be इतना है 13.6 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी हमें दे रखा है, तो पावर पूछा गया. फिर से पावर पावर पूछा गया. तो पावर का फॉर्मूला देखो, एक तो एफ डॉट वी होता है, ठीक है. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट वी, या फिर आप कह सकते हो टोटल वर्क डन बाई टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन बाई टाइम, या आप फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू वेलोसिटी. तो यहां पे हमें दे रखा है कि हमारे पास जो आर्टरीज हैं उसमें हमारा जो प्रेशर है वो 150 mm ऑफ Hg मतलब मरकरी के बराबर है. तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, और हमें हमारा जो हार्ट है मैन का वो 5 लीटर ऑफ ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है. तो पहले हम प्रेशर निकाल लेते हैं. तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, वैसे पढ़ा होगा छोटी क्लास में, प्रेशर बराबर होता है एच रो जी. कितना होता है, एच रो जी, याद रखना. तो यहां पे हमारे पास एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है 150 mm मरकरी. डेंसिटी कितनी दे रखी है, 13.6 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, इंटू जी. ये हमारा आ गया प्रेशर. ठीक है, अगर मैं इस प्रेशर को एरिया से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स. क्या आ जाएगा, फोर्स. और फिर क्या, और हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर ऑफ ब्लड. 5 लीटर ऑफ ब्लड का मतलब वॉल्यूम हमें दे रखा है 5 लीटर. तो क्या इसको मीटर क्यूब में, हाँ लिख पाओगे मीटर क्यूब में, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर क्यूब. ठीक है. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू लेंथ. वॉल्यूम को क्या मतलब लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ. समझना ध्यान से, एरिया इंटू लेंथ. अब अगर मुझे निकालना है पावर निकालना है तो फोर्स चाहिए. फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रेशर बाय एरिया, सॉरी प्रेशर इंटू एरिया. क्या लिख सकता हूं, प्रेशर इंटू एरिया. ठीक है, और ये वेलोसिटी है. ठीक, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, अगर मैं वॉल्यूम को टी से डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम को टी से डिवाइड कर दूं, एल बाई टी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी वेलोसिटी. एल बाई टी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी. तो मैं लिख सकता हूं इसको, दैट इज प्रेशर हमारे पास आ चुका है, कितना आ रखा है, ये मैं दे रखा प्रेशर, दैट इज 150 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10. ठीक है. अब यहां पे हमारे पास एरिया और मतलब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपके पास आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम भी, सॉरी टाइम भी करना है. टाइम क्या दे रखा है हमारे पास, टाइम दे रखा है क्या, हाँ, पर मिनट मींस 60 सेकेंड. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफाई करना है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई टी. इसको आप फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हो. प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई टी, क्या मतलब, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई टी. ये हमारा पावर है. क्या है, पावर. इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो सिंपली ऐसे करना है, प्रेशर दैट इज एच रो जी, वॉल्यूम 5 लीटर तो देखा है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बाई टी कर दो. तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई टी भी लिख सकते हो आप पावर. क्लियर. तो आपका आंसर आ जाएगा 1.70. करके देखना.
मैं जो एक्सप्रेशन बता रहा हूं वो ध्यान समझना। एफ डॉट वी तो ठीक है, एफ डॉट वी को ही मैंने लिखा है प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई टी, क्योंकि वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम एरिया इंटू लेंथ, राइट। एरिया इंटू लेंथ बाई टी करोगे तो आ जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, क्योंकि लेंथ बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो आप सिंपली बस आपको दिमाग में रहना चाहिए, इस पावर को हम प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई टी भी लिख सकते हैं, ये अपने माइंड में डालो, ज्यादा मत सोचना। ठीक है, तो पावर आ जाएगा। इस पैटर्न क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार ऑफ मास m starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude। मतलब पावर इंस्टेंटेनियस जो है वो फिक्स है। तो आपसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल देखो, मैं फिर से वही फॉर्मूला लिखूंगा इंस्टेंटेनियस पावर का, एफ डॉट वी। ठीक है, ये हमारा जो पावर है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू ए इंटू वी। फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू ए और वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, एम ए वी आ जाएगा। अब यहां पे वेलोसिटी को ले सकते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन को ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ले सकते हैं dv बाई डी टी इंटू वी, और ये हमारा पी नॉट। तो यहां पे देखो कौन कौन से फैक्टर जो फिक्स है, पी नॉट फिक्स है, एम फिक्स है, लेकिन वी हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो हमसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो टाइम के किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो हम यहां पे सिंप्लीफाई करें तो लिख पाएंगे, देखो पी नॉट बाई एम इंटू डी टी बराबर वी इंटू डी वी। इसको करेंगे इंटीग्रेट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट बाई एम इंटू टी बराबर वी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, वी स्क्वायर बाई टू, एक कांस्टेंट भी आएगा प्लस सी, लिख सकते हो आप प्लस सी, बस सी की वैल्यू यहाँ पे जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी, देखो स्टार्ट्स लिखा है फ्रॉम रेस्ट, अगर यहाँ पे सी लिखते हो प्लस सी तो यहाँ पे टी इक्वल टू जब जीरो पुट करोगे, समझना मेरी बात, जब यहाँ पे आप टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो उस समय वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी तो सी भी जीरो हो जाएगा। तो सी कितना है, जीरो है, तो उसको आप लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा पी नॉट टी वी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर बाई टू। तो यहां से v का जो रिलेशन आया तो v को हम लिख सकते हैं अंडर रूट पी नॉट बाई एम इंटू टी की पावर 1/2। ठीक है, याद है, क्लियर। तो इसका मतलब t की पावर 1/2 बाई रूट ओवर m, टी की पावर 1/2 बाई रूट ओवर m। तो हमारे पास t की पावर 1/2 है और रूट ओवर m दे रखा है, पर t की पावर 1 दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन गया फिर, और m कहीं और दे नहीं रखा है, तो t की पावर 1/2 दे रखा है, तो हमारे पास बी ऑप्शन दे दिया। प्रोपोर्शनल पूछा है, प्रोपोर्शनल, तो t की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है, सेकेंड ऑप्शन मिला करेक्ट। क्लियर। तो फिर से देखो इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a ball of mass 2 kg and another ball of mass 4 kg are dropped from a 60 feet tall building से दो बॉल को ड्रॉप किया गया है, छोड़ा गया है। आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 feet each टुवर्ड्स अर्थ की तरफ आ रहे हैं नीचे, देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी विल बी इन द रेशियो ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, जब वो 30 फीट नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या वेलोसिटी मास पे डिपेंड करेगी? तो याद रखना वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करेगी। देखो कैसे, हमारे पास क्या है, दो टावर है, समझना, एक बॉल यहां से हम छोड़ रहे हैं, एक बॉल यहां से छोड़ रहे हैं। जब वो 60 से 30 फीट की तरफ आते हैं, ठीक है, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, दोनों के पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो g दोनों पे सेम, दोनों का h भी सेम, h क्या है दोनों का सेम है, h भी सेम, g भी सेम, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो सिंपल वेलोसिटी v भी सेम होगी। यहां पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी v। और हमसे पूछा गया है इन दो पार्टिकल जो हमारा है, एक 2 kg और 4 kg, उनकी काइनेटिक एनर्जी जब h हमारी 30 फीट हो जाती है तब कितनी होगी।
जब 30 फिट हो जाती है तो कितनी होगी? तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाल लो। मान लो ए है, ये बी है, तो काइनेटिक एनर्जी ए बाई काइनेटिक एनर्जी बी, तो लिखेंगे हाफ एम ए वी ए स्क्वायर बाई हाफ एम बी वी बी स्क्वायर। तो वी ए और वी बी तो बराबर है, वी ए और वी बी क्या है? बराबर, तो ये और ये कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, बचा क्या? एम ए बाई एम बी, मतलब मास ऑफ ए बाई मास ऑफ बी। तो मास ऑफ ए कितना दे रखा है? 2 kg, मास ऑफ बी कितना दे रखा है? 4 kg। तो सिंपल मास ऑफ ए 2 kg और ये 4 kg, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। तो 1:2 कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है ना। इजी। देखो समझने की बात यह है, याद रखना जब भी बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो मास पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है, याद रखना, मास पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर बाई हाफ एम बी स्क्वायर करेंगे, हाफ ऑफ गया, वी और वी गया, एम ए बाई एम बी बचा। तो मास ऑफ ए दे रखा है 2 kg, मास ऑफ बी दे रखा 4, तो 1:2 आंसर। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 joule of work is done in sliding a 2 kg block up an inclined plane of height 10 meter। फिर से यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कंसेप्ट, मतलब एनर्जी यहां पे कंजर्व रहेगी, उस पैटर्न का कंसेप्ट है। क्या कह रहा है? 300 joule of work is done in sliding a 2 kg block up an inclined plane। अगर आप एक इंक्लाइन प्लेन पे, मुझे नहीं पता थीटा कितना है और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाइट हमें दे रखी है, ठीक, एक बक्से को नीचे से आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो यहां पे देखो कितना जूल वर्क करना पड़ रहा है? 300 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ा नीचे से ऊपर तक ले जाने में। तो यहां पे दो टाइप के वर्क डन हो रहा है, एक तो mg नीचे लग रहा होगा, और साथ में जब आप ऊपर लेके जा रहे हो इसको तो फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, तो mg भी नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, तो दोनों वर्क डन कैसे होंगे? नेगेटिव। ठीक है, उन दोनों वर्क डन के अगेंस्ट हम वर्क करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, और बोला गया है कि वो हमारे 10 मीटर हाइट तक लेके जा रहे हैं, स्लाइड करते हुए, खींचते हुए लेके जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल वर्क डन हुआ है वो एक वर्क डन ग्रेविटी की वजह से होगा, एक वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से होगा। तो नेट वर्क डन कितना किया हमने? 300 जूल। ग्रेविटी की वजह से कितना हुआ है वर्क डन? mgh। m कितना है? 2 kg। g कितना है? 10। h कितना दे रखा है? 10 मीटर। ठीक है, अब बचा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो हमें निकालना है क्वेश्चन में, देखा है ना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है। तो 2 × 10 × 10 इट विल बी 200, और 300 में से 200 यहां पे ले जाओ, माइनस करोगे तो इट विल बी 100। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी 100 जूल। कितना हो जाएगा? 100 जूल। 100 जूल मीन्स थर्ड ऑप्शन। क्लियर? तो 300 जूल हमने टोटल काम किया है। तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन दो ही वर्क डन हो रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है। इन दोनों के अगेंस्ट हम मतलब वर्क डन कर रहे हैं, जो कि हमने 300 जूल वर्क किया हुआ है। तो 100 जूल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक कूली है, समझना ध्यान से, एक कूली है 1 मिनट में एक सूटकेस को, लिखा है एक सूटकेस को उठा के हाइट कहां तक? 2 मीटर तक लेके जा रहा है। कूली क्या कर रहा है? 1 मिनट में सूटकेस को उठा रहा है, कितनी हाइट तक? 2 मीटर की हाइट तक। बट सेकंड कूली क्या कर रहा है? 30 सेकंड लगा रहा है सेम सूटकेस को उठाने में और सेम हाइट तक, तो उसको कम समय लग रहा है सेम काम करने के लिए, सेम काम करने के लिए कम समय लग रहा है। तो पूछा गया किसका पावर ज्यादा है, या दोनों का पावर जो है उनका रेशियो निकालो। तो पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, सिंपल। तो वर्क डन तो दोनों का सेम ही है, mgh, क्योंकि हमने नीचे से ऊपर की उठाया है। तो लिखेंगे वर्क डन विल बी mgh बाई टाइम लग रहा है t1 एक के लिए, दूसरे के लिए कितना लग रहा है? वर्क डन भी सेम mgh पर टाइम लग रहा है t2। सिंपल। अब दोनों को डिवाइड कर लो तो रेशियो आ जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा p1 बाई p2, इट विल बी mgh बाई t1 डिवाइडेड बाई mgh बाई t2। mgh गया तो आ जाएगा t2 बाई t1। t2 कितना दे रखा है? t2 दे रखा है हमारे पास 30 सेकेंड और t1 दे रखा है
1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो T2 हो जाएगा 30 सेकेंड, T1 हो जाएगा 60 सेकेंड, तो इट विल बी 1:2. 1:2 विल बी द पावर ऑफ 2 कूलीज. क्लियर? T2 मतलब 30 सेकेंड, T1 मीन्स 60 सेकेंड. तो आंसर आ जाएगा 30/60 मीन्स 1:2. फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड. हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है U इज इक्वल टू A/r² माइनस B/r, where A and B are positive constants. R is the distance of particle from the center of the field. R हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड, सेंटर से. तब पूछा गया फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम. इसकी भी थ्योरी मैंने लिखवा रखी है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं. तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है. तो पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल मींस आर की क्या वैल्यू होगी. तो समझो मेरी बात को. तो इसका क्या मतलब है, जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम का पूछेगा तो सबसे पहले जब इक्विलिब्रियम पूछेगा तो याद रखना कि नेट फोर्स होता है उसमें 0 मींस du/dr बराबर आपको 0 करना है. ठीक है, तो du/dr 0 करोगे तो यहां से क्या आएगा, du/dr को जो आप मतलब डिफरेंशिएट करोगे r के रेस्पेक्ट में तो आपके पास आ जाएगा -2a r³ 3 प्लस b r² इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास आ जाएगा 2a r³ बराबर b/r². तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 2a/b. 2a/b कोई ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन. सिंपल. पर लेकिन ये तो हमारा सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात हुई है. स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए याद रखना डबल डिफरेंशिएट जो आप करोगे मतलब du²u/dr² शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा. अगर ये लेस देन 0 है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. क्लियर? मतलब u हमारी मिनिमम होनी चाहिए. तो मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा होगा, वहां पे भी आप देखा होगा डबल डिफरेंशिएट जो होता है वो ग्रेटर देन 0 आता है, तो वो पॉइंट हमारा मिनिमा कहलाता है. तो पोटेंशियल एनर्जी को हमें मिनिमम करना है ताकि स्टेबिलिटी गेन हो. क्लियर? तो यहां पे इतना ज्यादा नहीं पूछा ना, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करने पे ही आंसर आ गया, दैट इज 2a/b. दैट्स द बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m is driven by a machine that delivers a constant power k watts. If the particle start from rest, the force on the particle at time t. t टाइम पे कितना फोर्स लगेगा अगर पार्टिकल स्टार्ट हम रेस्ट से करते हैं तो देखो करना कैसे है. एक पार्टिकल है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है. ठीक है, इसका मास m दे रखा है हमारे पास. फिर क्या बोल रहा है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर, द फोर्स ऑन द पार्टिकल, फोर्स लग रहा है इसके ऊपर किसी टाइम t पे पूछा कितना फोर्स लगेगा, जबकि इसमें पावर जो है वो कांस्टेंट है. पावर क्या है, कांस्टेंट. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फिर से पावर आ गया भाई. पावर की तो जलवा है यहां पे. पावर का क्या है, जलवा. वर्क एनर्जी पावर में देखो, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पावर सबसे पीछे आ रहा है, लेकिन पावर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, तो फोर्स पावर हमारा कांस्टेंट दे रखा है. क्या लिखा है, कांस्टेंट पावर, दैट इज k. हमें ये कांस्टेंट दे रखा है. फिर से फोर्स को क्या ले सकते हैं हम, m इंटू a और वेलोसिटी हमारी v. ठीक, a को क्या ले सकते हैं, फिर से dv/dt और v से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आ जाएगा k/m, सॉरी k. अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे क्या करना है, v इंटू dv/dt बराबर k/m, क्या आ जाएगा, k/m. जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन किया था वही उसी पैटर्न क्वेश्चन है. अब आप क्या करें, यहां पे v dv बराबर k/m इंटू dt कर दे इंटीग्रेट. क्या करेंगे, इंटीग्रेट. तो क्या आ जाएगा यहां से, फटाफट बताएं. ये हो जाएगा v²/2 बाई k/m इंटू t. क्लियर, v²/2. तो यहां से v कितना आ जाएगा, √2km इंटू t. ठीक है, ये वेलोसिटी आ गया.
अब आप क्या करो, सिंपल, आपको पावर दे रखा है, वेलोसिटी आ गई, फोर्स आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखें, पावर कितना दे रखा है, के, फोर्स हमें निकालना है, वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, वेलोसिटी कितनी निकाली है, रूट ओवर 2k बाई एम इंटू टी। तो यहां से फोर्स कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी एम के बाई एम और के बाई 2t का रूट ओवर। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन, एम के बाई 2t की पावर -1/2, थर्ड ऑप्शन हमारा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो देखो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको मैंने एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझा दिया। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पावर के, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम के, तीसरे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, चौथे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमारा वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ये हमारे 4 पैटर्न के क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। एक लास्ट कंसेप्ट और है स्प्रिंग वाला, हाफ के एक्स स्क्वायर वाला। तो ये 5 पैटर्न के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, पूरे जितने मैंने डिस्कस किए हैं। तो याद रखना, इन्हीं 5 पैटर्न के क्वेश्चन में से एक पैटर्न के क्वेश्चन या 2 पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे।